तो मेरे एयरफोर्स के दीवानों, मेरी बात से अगर आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है ना, तो मुझे जरूर बताना। और ये मान के चलो कि ये जो मेरी स्टोरी है, देखो आज मेरा संघर्ष कितना है, क्या है, वो मैं नहीं बताता, क्योंकि इस उम्र में तो कोई भी समझदार हो जाता है। मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं कि जब उम्र छोटी होती है तो संघर्ष, अरे बेटा बात नहीं, मैं आपको अपनी स्टोरी से दो बातें बताना चाहता हूं। एक होती है नौकरी, जॉब, और एक होता है गोल। अगर तुम्हें गोल के लिए मेहनत करनी है, वो एक अलग बात है, और अगर तुम्हें जॉब के लिए मेहनत करनी है, वो अलग बात है। अगर तुम सिर्फ इस वजह से पढ़ रहे हो कि सिर्फ नौकरी लेनी है, तो वो एक अलग बात है। अगर तुम्हारा किसी चीज को लेके पागलपन है, नहीं कि बेटा क्यों छेड़छाड़ कर रहा है, चलती हुई चीज में चल दिक्कत हो जाती है, सुन। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बेटा उस समय की बात है जब मैं एनडीए की तैयारी करने शुरू किया था, आप लोगों की तरह ही। अच्छा, मेरा फौज में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये बहुत कम लोगों को पता है। और मुझे पता भी नहीं था जिंदगी में करना क्या है, सच बताऊं तो, क्योंकि उस समय पे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अवेयर नहीं थे। और आज तो जैसे हम जानकारी देने वाले हैं आपको, अपने बड़े भाई जैसा मान लो, उस समय हमें कोई नहीं था बताने वाला। और आपको पता है दुनिया में बेवकूफ बनाने वाले ज्यादा हैं। तो मैं गलती से आईएम में चला गया। आईएम में मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून में ही है। मैं जब स्टार्टिंग तैयारी, सबसे पहले से तैयारी स्टार्ट करी थी ना, तो जब मैंने सबसे पहले तैयारी स्टार्ट करी, तो उस समय देखो, इस पे हाथ रख के कसम खा रहा हूं, और यहां हाथ गया ना, तो समझो कि हर एक वर्ड, मेरा वचन, जो भी वर्ड निकलेगा वो सच्चा निकलेगा। तो मैं सही बताऊं, स्टार्टिंग में जब मैंने एनडी की तैयारी करनी स्टार्ट करी, तो मैं बहुत निकम्मा था, बहुत ज्यादा निकम्मा। तुम विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि गांव से अच्छा खाना पीना खाया हुआ था, और गांव का लड़का जो हष्ट, आपको पता ही है, अच्छा खाना खाया हुआ है। तो बेटा हॉस्टल में मैं रहता था। अब बोलेंगे सर आपने तैयारी कहाँ की थी, तो वो अब एकेडमी इस समय पर नहीं है। वो उस समय एक सर होते थे, वो हमें पढ़ाते थे। लेकिन मेरा सिलेक्शन कैसे रिटर्न निकले, कैसे, वो मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मैंने कई बार बताया होगा कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मेरा एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया था। क्या हो गया था? एडमिट कार्ड मेरा रिजेक्ट हो गया था। मतलब जो मेरा फर्स्ट वाला था ना, वो मेरा एडमिट कार्ड रिजेक्ट हो गया था, जो भी मैंने बताया था। फिर मैंने नेवी का पेपर दिया था, मर्चेंट नेवी का, तो मेरा नेवी पेपर निकल गया था। तो मेरा जो रिजेक्ट हुआ था, वो अगस्त वाले का रिजेक्ट हुआ था, सेकंड वाले का। समझ रहे हो ना, एक अप्रैल में होता है और दूसरा उस समय पर अगस्त में होता था। इस बार तो सितंबर में हुआ। तो मेरा वाला मैंने वो दिया, और मेरा वो कैंसिल हो गया। अब मेरे को जुनून था, पागलपन था कि मेरे को एनडीए ज्वाइन करना है। तो मैं घर पे चला गया, तो घर वालों ने कहा बेटा तैयारी अब नहीं कराएंगे हम। मैंने बहुत खुशामंद की, तो वो मान गए। लेकिन जैसी ये मैं आपको घटना बताऊंगा, मेरी जिंदगी में ऐसी कई घटनाएं हैं। इसीलिए मैं इस छोटी सी उम्र में पागल नहीं हो रहा हूं कि मुझे तुम्हारे जैसे बच्चों के सपने पूरे। लोग इस समय अपने बिस्तर पे सो रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों? क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं, मेरे को एक एक दर्द याद है। तो मैं जब आ रहा था, तो मैं सर्दियों वाले टाइम में, मतलब मुझे अप्रैल वाले सेशन के लिए, जैसे तुम आए हो ना, बिल्कुल सेम सिचुएशन। तो क्या हुआ कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है, अब मैं वो तो नहीं बताऊंगा आपको। प्रॉब्लम हुई, मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया कि इसका ऑपरेशन होगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। मैं समझ गया, मैं समझ चुका था कि मेरे सपने पूरे होने के बीच में कहीं ना कहीं मेरी किस्मत आड़े आ रही है, क्योंकि मैं ये चीजें बहुत रियलाइज करता हूं। अब मेरी जंग जो है भगवान से चल रही थी। मैं सोच रहा था यार तू कि मेरे पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि उससे पहले भी मैं एक्चुअली एथलेटिक्स में भी था, 11 12th में। तो उसका भी अभी बताएंगे। तो मेरे वहां भी मेरे को एक कैसा ऐसा ही मेरे साथ दिक्कत हो गई थी। तो मैं जब
आ रहा था तो मेरे साथ एक घटना घटी। अब डॉक्टर ने कहा कि और माता जी को बात पता चली। अब तुम्हें पता है माँ तो माँ होती है, वो तो मानेगी नहीं बिल्कुल। तो मेरा ऑपरेशन करवा दिया गया। अब मेरा ऑपरेशन हुआ और वो इतना भयानक था कि आप समझ सकते हो कि 7 दिन तक ना, 7 दिन हम ऐसे सोते हैं ना, मैं ऐसे नहीं सोया, ऐसे नहीं सो पाया मैं। 7 दिन तक मैं ऐसे नहीं सो पाया। मुझे और सिर्फ मेरी माँ मेरे पास रहती थी 7 दिन तक। पिताजी थे वो देख नहीं पाते थे, तो उनको होता था कि मैं, होता ना कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं मतलब कि मैं इसका ये दर्द सहन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो पिताजी हमारे थोड़े कमजोर दिल के हैं। तो माता जी तो भाई, तो मुझे आज भी वो सीन याद आता है कि जब मैं ऐसे होता तो मुझे ऐसे नहीं था। मैं 7 दिन तक ऐसे नहीं रहा, मैं ऐसे था, ऐसे, कभी ऐसे, फिर मुझे ऐसे, मेरी माता जी उठाती थी और मुझे ऐसे, क्योंकि मैं हट्टा खट्टा बहुत था। लेकिन उस समय आप समझ सकते हो कि इतनी बड़ी समस्या, सब, मैं बहुत पतला सा हो गया था, ऐसे। 7 दिन लगातार मैं ऐसे और ऐसे। 4 दिन तक तो सिर्फ मुंह में पानी जाता था या कुछ लिक्विड जाता था, इसके अलावा कुछ नहीं। तो माता जी मुझे देख के रोती थी और मैं माता जी को देख के रोता था। अच्छा, वो इसलिए रोती थी कि उनके लड़के का क्या हाल हो गया, और मैं इसलिए रोता था कि मेरे सपने, मेरा एनडीए निकल जाएगा भाई। तो डॉक्टर से पूछा कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा, मतलब क्यूरियोसिटी देख रहे हो दिमाग में, ये नहीं तेरा हाल क्या हो रखा है, बस दिमाग तो वहीं पड़ा है। डॉक्टर से पूछा कि कितने दिन में ठीक हो जाओगे। मतलब मैंने बुलाया मम्मी से कि भाई मम्मी जरा पूछ के आओ, तो मैं माता जी मम्मी बोलता हूँ, तो कि आप पूछ के आओ कि कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। मम्मी ने कहा क्यों क्यों, मैं कह रहे पूछ तो लो जरा एक बार। तो डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा नहीं, बस 10-15 दिन में ठीक हो जाओगे। और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कहा 10-15 दिन में, तो 15-20 दिन में तो चला ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑपरेशन लगभग हुआ था नवंबर के आसपास, और आपको पता है कि अप्रैल में पेपर होता है। तो मैं एक एक दिन, क्योंकि मुझे पता था अगर एक एक दिन मैं यहां रहा तो मेरा पेपर, क्योंकि पढ़ ही नहीं पाऊंगा वहां पे, तो हफ्ता बीता, 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, 15-20 दिन में तो मैं वहां से निकल के आया हॉस्पिटल से। और डॉक्टर ने जाते समय क्या बात, छुट्टी दी तो पता क्या बोला, बोला बेटा अगर कम से कम, उन्होंने कहा कि बेटा मैं झूठ बोल रहा था। अब मुझे आ गया गुस्सा। मैं कहा आपको झूठ बोल रहा, आप मुझे, आप जानते हो मेरे ड्रीम्स के बारे में। उसने बोला बेटा तुम्हारी जान से बढ़ के नहीं है। माता जी ने खूब बोला, मुझे उल्टा सीधा बोला कि तेरे सपने भाड़ में चले जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। लेकिन मैं कहां सुनने वाला था। मैंने कहा मुझे फाइनल बता दो कितने दिन मैक्सिमम में रुक सकता हूं। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो बेटा, कम से कम तुम्हें 1 से 1.5 महीने का रेस्ट मिनिमम करना पड़ेगा। 1.5 महीना तो करना पड़ेगा। और अब मेरे दिमाग में आ गया था 1.5 महीने का मतलब है जनवरी, और जनवरी में मैं यहां से जाऊंगा, थोड़ा टाइम भी मुझे लगेगा, तो मतलब फरवरी, मतलब कुछ नहीं बचने वाला। मैं वहां से निकला, मैं घर पे पहुंचा, मुश्किल से 1 हफ्ता मैं वहां पे रुका, 1 हफ्ता। और जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, जो मेरा ऑपरेशन हुआ था, उसमें ये मान लो कि उसमें ये होता था कि जब पट्टियां चेंज होती थी तो ब्लीडिंग स्टार्ट होती थी। क्योंकि आप ये मान लो ना, जो आदमी 7 दिन तक, समझ रहे हो ना, अब घर वाले तो सब देख रहे थे और मैं एक बात पढ़ रहा था कि मैं जाऊंगा। तो घर वाले तो बोला तू पागल है क्या, कौन करेगा तेरा वहां देहरादून में, कौन होगा, कैसे होगा, तो ये। तो मेरा एक दोस्त था, मेरे को आज भी याद है, अतुल पुंडीर उसका नाम था, वो मुजफ्फरनगर से था। अतुल पुंडीर नाम था, और वो बहुत छोटा सा था, मतलब उसकी हाइट तो ठीक थी लेकिन पतला सा शरीर में था। कहूं तो इसके जैसा था, लेकिन इसकी हाइट छोटी है, उसकी थोड़ी हाइट बड़ी थी। तो मैं लड़ झगड़ के, और उस समय मेरी पट्टियां भी चल रही थी, तो मैं लड़ झगड़ के आ गया। अब जहां मैं पढ़ता था, तो वो सर थे, वो किसी फौज वॉज से रिटायर्ड नहीं थे, बस
एक जुनून था उनमें बच्चों को पढ़ाना। अब तो वो इस समय नहीं है। तो वो सेकंड फ्लोर पे पढ़ाते थे। तो सेकंड फ्लोर पे अब चढ़ के जाना पड़ेगा सीढ़ियां, और आप समझ जाइए कि सीढ़ियां चढ़ने का मतलब तो बहुत बड़ी दिक्कत। तो मुझे बोल दिया गया, सर को ये बात पता चली, क्योंकि पता चल गया था कि संजीव का ऑपरेशन हो गया। तो सर ने बोला कि तुम एकेडमी नहीं आओगे। मेरे दिल को इतनी चोट लगी ना, हालांकि कर मेरे भले के रहे थे, लेकिन मैं दर दर भटक रहा था। उधर माँ बाप से लड़के आया हूं, सबने बोला जा तू इसके बाद मर जा, नहीं सुन सकता ऐसे में, तो हम क्या करेंगे इसका। लेकिन मैंने सोच, मेरे को, मैं ऐसा पागल हो गया, मेरे को सुनना ही नहीं था किसी का भी। और मेरी माँ जो है वो रोती रहती थी बस, क्योंकि माँ तो माँ होती है भाई। तो अब मैं उनसे भी खिलाफ हो गया। मैंने कहा सर आपने आज मेरा साथ छोड़ दिया। तो मैं रूम पे ही पड़ा रहता था। तो मेरी जब पट्टियां होती थी तो मेरा दोस्त मेरी पट्टियां करता था। जब वो पट्टियां करता था तो ब्लीडिंग होती थी, खून आता था। तो वो भी रोता था परेशान। और जब पट्टियां होती तो मैं भी खूब चिल्लाता था। लेकिन मैंने उसको कहा, मैं कहा भाई देख रोना यार मत यार, अगर आज रो गए ना तो आगे बहुत, जिंदगी बहुत लंबी है यार। घायल तो आदमी फौज में भी हो जाता है ना। तो खैर समय बीतता गया, 5, 10, 15 दिन, तो घाव भरता गया। लगभग मुझे आज भी याद है कि जनवरी के एंड तक लगभग लगभग घाव जो है वो काफी ठीक हो गया था। मतलब ब्लीडिंग नहीं होती थी, लेकिन वैसे दिक्कतें थी। तो मैंने और मेरे दोस्त ने, हालांकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन मेहनती था। और फिर हम रूम पे रहते थे, ठीक है ना। तो फिर हम एक पीजी में चले गए। वहां अलग अलग रूम्स होते थे, तो उसमें अलग अलग लड़के रहते थे। तो हमारे एक दो दोस्त और बन गए। तो हुआ क्या बच्चों, क्योंकि हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ भाई एक बार जरा चेक करके बताओ जल्दी फटाफट, क्योंकि इतने लंबे टाइम से चल रहा है ना। आज तो ये खुशखबरी समझो कि अब जाके बफरिंग हुआ, नहीं तो मेरे तो हर मिनट मिनट में बफरिंग हो जाती है। हाँ भाई बेटा, एवरीथिंग इज ओके, एक बार जरा बताओ कमेंट बॉक्स में। हाँ बच्चे, अभी क्लियर है सभी को? करता हूँ। तो सारे दोस्त मेरी हेल्प करते थे। इवन ऐसा भी हुआ कि मैं एक बार तो 1.5 महीना रूम से नहीं निकला, धूप ही नहीं देखी, बस किताबें बराबर में, और पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। मेरा मैथ्स, मैं आपको क्या बताऊं कि मेरा मैथ्स इतना कमजोर था ना, मैं ये चाहता था कि भगवान क्या हो गया मेरे साथ। मतलब मैथ्स से मुझे इतनी एकदम उल्टियां जैसी होती थी, और मुझे एनडीए पास करना था। अब और कितना संघर्ष है। मैथ्स तुम्हारा अच्छा नहीं है, अच्छा क्या ये समझो, बस ये होता था भगवान मैथ्स, और बाकी जीएस इंग्लिश तो मजा आता था। अच्छा हम दोस्त थे तो दोस्त काफी सारे एक रूम में आ जाया करते, बराबर में रूम, दूसरे रूम में। तो हम क्विज क्या करते थे, चल भाई तू बता फटाफट जी ज्योग्राफी में, चलो आज स्टार्ट कर लेते हैं, बता कि ये पाक स्टेट कहां पर है। तो हम ऐसे डिस्कशन करते थे कि नीचे है, वहां से श्रीलंका है, वहां से किसको फायदा, ग्वादर पोर्ट कहां पर है, तो पैसिफिक ओशन में ट्रेड क्यों होता है, साउथ चाइना सी में क्या है। तो हम ऐसे करते थे, तो हमारी जीएस बहुत अच्छी हो गई थी। मैथ्स मेरा इतना बुरा था भाई, बता नहीं सकता मैं। तो फरवरी का महीना, काफी अच्छी ठंड रहती है। तो ऐसे ही एक उस समय, मतलब वो सीनियर थे मेरे, मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, वो सीनियर थे, सीडीएस की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे किसी ने बताया कि आप उनसे मैथ्स पढ़ लो, वो थोड़ा बच्चों को ठीक ठाक समझा देते हैं। लेकिन उनका घर था कम से कम लगभग 1, 1.5 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर मान लो। उन्होंने कहा भाई मेरे पास केवल 4:30 बजे का टाइम, 5 बजे का टाइम है, आना है तो आ जाओ, नहीं तो बताओ। भाई साहब हम 2, 3 दोस्त थे, क्योंकि उस समय चलने लगा था थोड़ा। तो हम सुबह 5 बजे ही उठ के जाते थे पढ़ने के लिए, और जिस समय लोग उठते हैं मैं उनसे उठ पढ़ के आ जाते थे। लेकिन मैथ्स से संघर्ष था, क्योंकि पेपर निकालना है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लड़के जिनको लगा कि यार तुमसे ना हो पाएगा, वही वाली बात, वो छोड़ के धीरे धीरे जाने लगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, उस बहुत बड़ा पीजी था, उसमें से लगभग खाली हो गया। मैं बचा और एक दो और बचा।
और वो भी सीनियर बच्चे, मेरे साथ वाला तो कोई बचा ही नहीं। जो मेरा दोस्त था अतुल पुंडीर, वो भी चला गया था। हालांकि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में बाद में फिर आया, लेकिन मैं उस समय की बात बता रहा हूं, सब चले गए। अब मैंने सोचा यार, मेरा मन, मैं तो घबराता था इतनी बड़ी बिल्डिंग में यार, तू अकेला रह गई है। लेकिन मैं एक ही बात सोचे बैठा था, भाई तू इतनी बड़ी समस्या झेल के आया है, अगर इस मुकाम, इस यहाँ पे आके तू पीछे हट गया तो गलत है, या तो तू आता ही मत, झगड़ के भी आ रहा है सबसे। तो मैंने सोचा, मैं कहा भाई मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मैंने तैयारी रखी कंटिन्यू, लगातार लगा रहा। और अप्रैल का अटेम्प्ट में देने गया, क्योंकि मैं बीच में सीधा शॉर्ट कर दिया, मेहनत जो थी हमने की लगातार। ठीक है, मैं अप्रैल का अटेम्प्ट करने देने गया। भाई साहब, सबसे पहला पेपर मैथ्स का होता है। मैं मैथ्स का पेपर दिया, मेरे हवाइयां उड़ गई, और मैं मुश्किल से लगभग 27, 28, 29 क्वेश्चन करके आया। लेकिन बस ये था कि 29 जो थे उनमें से 25, 26 ठीक थे। मुश्किल से 30, 30 करे होंगे मैंने, लेकिन एक दो सारे सही थे मेरे। पर हो क्या है, मैं 50 क्वेश्चन तक पहुंचा था, बाकी मैंने पेपर ही नहीं पढ़ा, एक्सपीरियंस ही नहीं था। मैं बता रहा हूं ना, कोई समझाने वाला ही नहीं था। अगर पेपर एनडीए का ऐसा होता है, निकालने के लिए दिमाग चाहिए उसको, उसमें 40, 50 क्वेश्चन तो अगर पूरा पेपर पढ़ जाओ तो आसान आते हैं, और 50 क्वेश्चन में पेपर निकल जाता है एनडीए का। तो मुझे तो समझ ही बाद में आया, और मैं इतना मेरा दिल धड़कने लगा, मेरे को हार्ट अटैक होगा, मुझे ऐसा लगा। मैं आया, बाहर आया, मैंने, मेरे आंखों से आंसू, मैं कहा भाई तेरे सपने तो खत्म हो गए, क्योंकि तेरा पेपर तो खराब हो गया, अब पहला क्या था तो दूसरा भी खराब हो जाएगा, और तू ये पेपर नहीं निकाल पाया ना रिटर्न, तो भाई साहब तुझे यहां से जाना पड़ेगा, और तुझे उन लोगों के सामने जो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, गली मोहल्ले आस पड़ोस घर वालों से, तो मतलब सब बर्बाद हो जाएगा। अब मेरा एक दोस्त था विश्वेंद्र कटारिया, आज वो मेजर इस समय पर, हाँ वो कानपुर से है वो लड़का, तो वो मेजर है, उसकी अभी पिछले साल ही शादी हुई है, तो वो मेजर रैंक में है इस समय पर। उसकी वो मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो हिंदी बोलता था, हम थोड़ा इंग्लिश मीडियम से थे, तो हमें थोड़ा सा अपने आप पे एटीट्यूड था कि भाई इंग्लिश मीडियम है ये वो सो। लेकिन कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने जो गलतियां की मैं वो कभी अपने बच्चों को नहीं करने दूंगा। हम उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसमें ज्ञान का भंडार था, बोलता तो हिंदी में था, प्यार बोलता था, कहता हम तुम्हें संजीव पीट देंगे, देखो हम कह रहे हैं, आप हमारा मजाक ना उड़ाओ। और बेचारा बहुत सीधा, हट्टा खट्टा था, लेकिन सीधा बिल्कुल पोलाइट, जैसे होता है ना लखनवी अंदाज में, और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो मुझे वहीं मिल गया, देहरादून में ही सेंटर था उसका, मेरा भी वहीं पे, और मुझे बाहर मिल गया रेलवे स्टेशन पे, हम वहीं घूम रहे थे आसपास। और मैंने उसके सामने बोला, भाई तू टेंशन ना ले, दूसरा पेपर है, देख हो जाएगा अच्छे से। और वो तो रिटर्न में था, उसने तो निकाला उसका। तो मैं खैर गया, जाके बैठा, मैंने हाथ जोड़े, मैं कहा भाई जो होगा देखा जाएगा। अब मैंने सोच लिया था कि सब कुछ तेरा डिपेंड है किसके ऊपर, सेकंड पेपर के ऊपर, या तो आर या पार, पहला तो गया। तो मैंने सबसे पहले पकड़ी इंग्लिश, और इंग्लिश को तो उधेड़ अच्छे से। उसके बाद आई जीएस, और भाई साहब मेरी जीएस भी बहुत अच्छी हो रखी थी उस समय पर, क्योंकि आपस में हम क्यूज वगैरह करते थे बहुत अच्छे से। और साइंस के भी मैं कर गया क्वेश्चन, मतलब कहने का ये, मैं लगभग 80, 85 क्वेश्चन जो है वो पकड़ गया, 80, 90, और उसमें से 5, 7 ही गलत थे। तो मेरे को उधर, और मैथ्स में ना, अगर आप, अब तो खैर कंपटीशन बढ़ गया, उस समय 30 क्वेश्चन भी अगर तुमने ठीक कर लिए ना, 30, 32 तो हो जाता था। और मेरे नंबर इधर से उठ गए, और उधर मैथ्स में मैं पास हो गया। लेकिन मुझे थोड़ी पता क्या होगा, मैं तो दे के आ गया। और भाई साहब पेपर देने के बाद मैं घर नहीं गया, मैं रुका रहा, रिजल्ट का इंतजार रहा मुझे। और जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, मेरी धड़कनें इतनी तेज थी, मेरे को बस उस दिन मैंने भगवान से एक बात मांगी थी, मैं कहा भगवान मुझे ना ये पेपर मेरा क्लियर करा दे, मैं तेरे से जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा। होते ना कि आज मांग ले फिर कल फिर। तो मैं कहता था भगवान तू मेरा ये पेपर क्लियर करवा दे, मैं तेरे से, तू मुझे मार भी देना, बस तू मेरी सब कुछ, मेरा भगवान मेरा सब कुछ इसी पे टिका हुआ है। और मेरी धड़कनें तेज, रिजल्ट आने वाला है, और दोस्तों के फोन आए, हाँ भाई क्या रहा, किसका, पूछते हैं ना भाई किसका क्या रहा। मैंने सोचा यार आज बड़े दोस्तों के फोन आ रहे हैं, तब तो साले छोड़ के चले गए थे। तो उस समय हमारे पास, मेरे पास एक चीज और मैं भी मैं बता दूं, कि मेरे पास एंड्रॉयड फोन नहीं था, मेरे पास वो वाला था कीपैड वाला। तो हमें नहीं पता होता था कि ये सब कुछ, ये तो हमें अब पता चल रही है। तो हम कैफे पे जाते थे, तो मैं दौड़ के गया, और जैसे जैसे बढ़ रहा हूं मेरी धड़कनें तेज हो रही है, मैं सोच रहा हूं जाऊं ना जाऊं, क्योंकि मुझे जवाब देना था घर। मैं गया, मैंने जाके बोला भैया एनडी का रिजल्ट आया, जल्दी निकाल दो।
और वो मुझे देख रहा है, भैया तुम कांप क्यों रहे हो क्या? अरे मैं कहा निकाल ना जल्दी, तुझे पता सांसें अटकी पड़ी हैं। तो उसने फटा, अब जैसे जैसे उसके हाथ चल रहे हैं ना, मेरी धड़कनें तेज होती जा रही हैं। तो उसने, अब होता है ना एकदम से वो नंबर डालते हैं तो उसमें वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो वो कह रहा ये भैया आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। और जैसे उसने बोला मेरी सांसें रुकती चली गई। मैंने कहा यार, तो फिर भी वो उसको चेक कर रहा है। बोला भैया एक मिनट रुको मैं चेक कर लेता हूं। मैं कहा क्या करना, अब तो होना होता तो जैसे ही मैं एकदम से वैसे हुआ, मैंने कहा यार, तो वैसे उसने कहा भैया हो गया। मैंने कहा हो गया? मैंने कहा ढंग से देखो एक बार। बोला सर ये है। मैं कहा हाँ ये है तो यही। मैं कहा फिर देख एक बार। 4 बार मिलवाया भाई साहब उससे। मैं कहा 4 बार। अब आप तो आजकल स्क्रीनशॉट ले लेते हो, हमारे टाइम पे क्या है, स्क्रीनशॉट कुछ नहीं होता था उस मोबाइल में। तो क्या फोन पे भी हेलो, उधर से घर से फोन आया, हाँ भाई ठीक है, उतने ही तेज हमें बोलना पड़ता था, हाँ जी बिल्कुल सही है। तो ऐसी बातें होती थी। रेंज उस समय क्या होता था, आधा घंटे के 30 रुपए 40-50 रुपए देने पड़ते थे नेट कैफे पे बैठने के। इतना डाटा और ये सब चीजें थी, हमारा समय बहुत स्ट्रगल का था। तो मैंने, भाई मैं बहुत खुश, मतलब मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं कैफे से बाहर निकला और बाहर निकलते ही मैंने एकदम से एक बहुत प्यारी सी सांस ली। और सांस पता किस चीज की थी? उस दिन मेरे करियर की नींव लिखी जा चुकी थी। भले ही मैं एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैंने पता क्या सोच लिया था? मैं कहा भाई साहब, ठाकुर साहब, कुछ तो है आपके अंदर। और वो घमंड नहीं था, वो था अपने पे कॉन्फिडेंस। बोला बेटा तूने एनडीए का पेपर निकाला है, और कभी मेहनत करके कुछ अचीव करो ना तो उस पर घमंड नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट जरूर रहो। बोला भाई एनडीए का पेपर निकाला है, हंसी मजाक खेल, और अपने सबसे बड़ी बात अपने दम पे। जब हर किसी ने छोड़ दिया था साथ, तब अपने दम पे। और मैच जब अपना नहीं था उस तब निकाला। और मैं झूमता झूमता मीठे मीठे कदमों से चलते हुए आ रहा हूँ। और जैसे ही मैं पीजी में आया तो वहां पे वार्डन थे एक भैया। मैंने उनको आते ही मैं कहा भैया ये तुम्हारे 100 रुपए। बोला क्यों, मिठाई खा लेना रे, क्या दिक्कत? बोला क्या हुआ? मैं कहा एनडी का रिटर्न निकल गया है। बोला बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ा, मैंने फटाक से फोन निकाला और मैंने सीधा माता जी को फोन मिलाया। मेरे को आज भी याद है सबसे पहले। और मैं कह रहा था उस समय पर, मेरे को आज भी याद है, मैंने कहा मम्मी वो पेपर निकल गया। तो मुझे पता था पेपर निकल गया, इससे तो मम्मी को कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं था क्या क्या चीजें हैं। तो मैं कहा तुम्हारा बेटा जो है लेफ्टिनेंट बन गया। देख रहे हो कॉन्फिडेंस। और मम्मी जी खुश। बोला बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, आज तो ऊंचा हो गया। अब मुझे कोई, लेकिन अब मैं तो ये बात कह तो दी मैंने, और मैं सिर में टेंशन, क्योंकि ये तो मुझे पता था भाई, ये मम्मी को तो लेफ्टिनेंट बन गया, लेकिन तेरी तो एसएसबी अभी बहुत दूर पड़ी है भाई, जर्नी आधी हुई है। तो भाई साहब मैं बड़ी टेंशन में आ गया। फिर मैंने सोचा, मैंने बताया, मैं कि नहीं अभी एक इंटरव्यू, लेकिन कैसे बताया, क्योंकि मम्मी को तो खुशी मिल चुकी थी, तो मैं ये गलत नहीं वो रखना चाहता था। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, अब छोटा सा इंटरव्यू होगा, और मैं कहा उसको तो मैं ऐसे यूं यूं निकाल दूं। और भाई खुशी मिली बहुत ज्यादा। उसके बाद मैं लगा तैयारी, और सबको पता चला गांव में, घर इधर आसपास। बोला हमें तो पता था भाई कुछ ना कुछ करेगा। हम तो पहले ही कहते थे इस लड़के में बात है। हाँ, उस छोटी सी उम्र में मुझे एक बात समझ में आ गई थी। मुझे दुनिया के खेल समझ में आ रहे थे, कि कब लोग अपने कब पर आए। समझ रहे हो, इंसान बहुत मैच्योर तब होता है जब वो खुद सीखता है। तो मुझे उसी उम्र में सब कुछ दिखाई दे रहा था कि कैसे तेरी जिंदगी उलट पुलट होती जा रही है। तो फिर मुझे खैर ध्यान नहीं देना था, मैं निकल पड़ा एसएसबी के लिए। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं एसएसबी के लिए गया, तो मैं सीधा पहुंचा दिल्ली। दिल्ली में कर्नल डागर के पास पहुंचा। कर्नल डागर सर हैं, ठीक है, और दिखावे वाले मुझे पहले से ही पसंद नहीं है। वो बिल्कुल सिंपल, नॉलेज, नॉलेज के भंडार। वो औलाबाद बोर्ड में रह भी चुके हैं। तो उनके पास जब क्लास होती थी तो 10-12 दिन की क्लास होती थी। गर्मी का उस समय था, क्योंकि गर्मी आ चुकी थी, समझ रहे हो, रिटर्न का जब रिजल्ट आता है अप्रैल वाले का, तो गर्मी आ चुकी होती है। और हम उस गर्मी में भाई कैसे कैसे मतलब ये होता था 13 दिन कैसे कैसे कटेंगे हमें समझ नहीं आता था, ठीक है। लेकिन डागर साहब के साथ में जाके ना जो जिंदगी में सीखा वो बहुत मजा आया। पहली चीज तो सीखी कि बी सिंपल, बी ऑनेस्ट। जब पहले दिन क्लास हुई तो पता है उन्होंने कैसे, वो अपनी स्टेज पे जैसे मैं बैठा हूं ऐसे बैठते थे, और बच्चों को बैठ जाओ,
तो सबसे पहले आते ही तो वो कम से कम 200-300 गालियां सबसे पहले शुरुआत होती थी। तेरा ये, तेरा वो, तेरा वो, ठीक है। और ऐसी ऐसी गालियां जो कभी सुनी नहीं थी हमने। तो हमें लगता था यार ये कर्नल डागर, कर्नल नाम किसने रख दिया। तो बिल्कुल जैसे देहाती इंसान, और वो हरियाणा से थे, तो हरियाणा में तुम्हें बताओ और अक्खड़। तो एक दो दिन उन्होंने हमसे ऐसी बात की। हमने सोचा यार कहां फंस गए, ये सब ड्रामा। तीसरी रोज एक दिन एक लड़का जो है वो इंग्लिश में कुछ उल्टी सीधी बोल गया, उतना शो ऑफ वाले। उन्होंने कहा रुक भाई, वैसे वो हरियाणवी आपको बताया, रुक भाई रुक, रुक जा, ऐसे करके थम। हाँ, जो इंग्लिश उन्होंने बोली ना भाई साहब, वहां सीडीएस वाले भी थे उस समय पर, एनडीए वाले भी थे, और मतलब हैंड्स, और हम भी इंग्लिश मीडियम से थे, हम तो और चार चांद आगे थे, लेकिन हम ऐसे हैंड्स डाउन। आधे घंटे वो इंसान रुका ही नहीं बोलते हुए, और सब बाउंसर सर के ऊपर से, इतनी फास्ट। उस दिन एक बात सीख ली थी कि जिंदगी में कभी कुछ भी आए उस पर घमंड मत करो। क्या पता सामने वाला तुम्हें बेवकूफ लग रहा हो, पर अंदर से वो कौन खूंखार आदमी बैठा हुआ है। तो उन्होंने मुझे, हमें सबको एक बात बोली थी कि बेटा मैं जो तुम्हें ये गाली और ये सब, ये पता है क्यों कर रहा था, जिससे तुम्हें कंफर्टेबल फील हो जाए, तुम्हें लिखे भाई वाह अपने जैसा मिल गया है तो कोई। और एसएसबी में तुम्हें ऐसे ही बाहर करते हैं वो लोग, तुम्हें कंफर्टेबल फील कराते हैं और तुम उसमें बह जाते हो। हमेशा जेन्युइन रहो अपनी जिंदगी में, और एसएसबी स्पेशली एनडीए में तो जेन्युइनिटी मांगती है। क्या मांगती है? नॉलेज नहीं, नॉलेज सीडीएस। एनडीए में नॉलेज के लिए तुम रिटर्न पास कर चुके हो, तुम्हें क्या चाहिए? जेन्युइन। तो मैंने 10-12 दिन का वहां तैयारी किया, और भाई मैं वहां से निकल के आया, और मैं तैयारी के बाद मैं सीधा पहुंचा। फिर मेरा पहला एसएसबी जो था वो 22 एसएसबी बोर्ड भोपाल, मुझे सब कुछ याद है इस समय पर, सॉरी भोपाल, 22 एसएसबी बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल। बहुत खुश, इतना खुश जैसे पता नहीं मैंने क्या जंग जीत ली हो भाई। इतनी खुशी तो जिंदगी में आज तक नहीं मिली। घर वालों से बोला मध्य प्रदेश जाने के 12,000 रुपए लगेंगे, जबकि लगते हैं 3-4 हजार। अब तुम समझ रहे हो ना कॉन्फिडेंस। अब है बहुत, नहीं अब तो पैसा मुझे, जो मुझे तरसाया घर वालों ने, अब तो मुझे पता था मेरे पास मौका आ चुका था। शैतानी पहले से ही था बिल्कुल। मैंने घर वालों को बोला मैं 12-13 हजार रुपए लगेंगे, और मुझे किसी ने बता दिया कि जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो उसका किराया रिटर्न मिलता है जाने के साथ उल्टा। मतलब अगर तुम 10,000 लगा के जा रहे हो तो 10,000 का उल्टा 20,000 मिलेंगे। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, 13,000 तो इनसे लो, 13-14 हजार, उसमें से 3,000 का खर्चा आएगा, ठीक है। अब मेरा जो 3-3.5 हजार का खर्चा था, वो 3 जाने का 3 आने का 6 उन्होंने दिया मुझे उधर से, तो 6 तो मैंने वो जेब में डाला, घर वालों को बताया ही नहीं था। तुम मत करना ऐसा, ठीक है। 6,000 उधर से जेब में डाला, इधर से जो बचा वो भी डाला, खूब पैसा अपनी जेब में रखा। नहीं उस समय तो और भी था, ऐसे बहुत सारी चीज है, सारी बोल दूंगा तो ये वीडियो जो है घर वाले भी कहीं ना कहीं सुबह तो उठ के देखेंगे। पता लगा गालियां, मेरे पिताजी आज भी ऐसे ही हैं, वो गाली दे आज भी, चाहे तुम कुछ भी हो जाओ वो आज भी गाली देते हैं। बोला अच्छा भाई। तो एसएसबी में कर्नल डागर सर की फीस उस समय भी 15,000 थी, तो मैंने 25,000 ली। मैंने कहा 25,000 है भाई, करवानी है करवाओ, देखो लेफ्टिनेंट बनाना है तो पैसा दो, नहीं तो मुझे, बॉल मेरे पाले में थी ना। बोला 25,000। अब घर वाले तो, क्योंकि भाई बच्चा लेफ्टिनेंट बनने वाला है, जो मर्जी ले जा भाई, को पैसा जमा किया दबा के। लेकिन मैं वो पैसा जानते हो क्यों जमा कर रहा था? मुझे पता था कहीं ना कहीं अगर गलती से मैं बाहर हुआ तो मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा, और मैं उस पैसे को इसलिए जोड़ रहा था कि अगर मुझे लात पड़ी तो मैं कुछ समय अपने आप को रोक पाऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूं जहां से लोग सोचना बंद करते हैं, मैं वो पहले, और मेरे अंदर बचपन से ही है, क्योंकि मैं विजन के हिसाब से चलता हूं। तो मैंने वो इकट्ठा कर लिया। हालांकि मेरे दिमाग में ये नहीं था कि आउट हो जाऊंगा एसएसबी में। और जिस दिन मैं एसएसबी की बात बताऊंगा ना तुम्हें, तो पहले तो मेरे को उन लोगों से बहुत, जो ये अफवाह कि पहले मुझे ये बताया गया एसएसबी जाने से पहले, अब होते ना गांव में
कि भाई उसका लड़का तीसरे दिन बाहर आ गया, कोई कहता था भाई उसका दूसरा आ गया, अरे उसका चौथे दिन बाहर आया, अरे उसका पांचवें दिन बाहर आया। हम जब एसएसबी में गए तो दो ही चीजें समझ में आई कि या तो स्क्रीनिंग आउट होता है या कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले तो मैंने अपने अंदर वो गुस्सा भर लिया था, मैं इनसे जरूर मिलूंगा। इसका मतलब जानते हो फ्रॉड लोग होते हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं है, आधा भ्रम तो लोग ऐसे ही फैलाते हैं बच्चों के लिए। दूसरी बात मैंने वहां क्या सीखी कि वो ये भी मेरे घर वाले रोज मुझे जाने से पहले वहां देख के करना, ये करना, वो करना, वो ये भी देखते हैं कैसे बैठा है, कैसे खा रहा है, ये खा रहा है। इतना दिमाग टेंशन में आ गया कि जब एंटर भी कर रहे थे ना उसमें, तब भी ये देख रहे थे कि कैमरा तो नहीं लगा। बाथरूम में वॉशरूम में गए तब भी देख रहे थे कुछ तो नहीं है। यही तो बेकअप की चीजें हैं, गलत इसी को तो कहते हैं। तो भाई साहब वहां गए, वहां देख, अच्छा हम बोला भाई व्हाइट शर्ट टाई ये वो, बिल्कुल ये बन के जाना है, वो बन के जाना है। हाँ जेंटलमैन, ये हमने बिल्कुल पूरा ये खरीदा वो खरीदा। कुछ वहां ऐसे भी आ रखे थे जो लंबे लंबे, अब बोला भाई अगर बाल नहीं कटवाए तो बाहर कर देंगे तुरंत। ऐसे भी देखे हमने जिनके इतने लंबे लंबे बाल थे वो रिकमेंड हो गए। टाई एक तो मैं बताऊंगा साउथ इंडियन था भाई। स्क्रीनिंग की बात बताता हूँ। स्क्रीनिंग में जब स्क्रीनिंग के लिए बैठे तो साउथ इंडियन था। अब पता नहीं उसमें कॉन्फिडेंस ही था, वो इंग्लिश में, कौन इंग्लिश तो हमारे में भी थी यार। और हम तो मेरे मेरे बैच में जो फर्स्ट वाला था उसमें आरएमसी के थे, आरएमसी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और ये लड़के इतने खतरनाक होते हैं, ये तो फौलादी होते हैं बिल्कुल। इनको इनकी प्रैक्टिस छठी से स्टार्ट हो जाती है एनडीए के लिए। तो मैं तो आरएमसी वालों के साथ एक दो बार वैसे भी प्रैक्टिस किया हुआ था, और उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी थी, तो इंग्लिश पे तो हमें खुद पे घमंड था। लेकिन जब हम वहां बैठे ना और सामने ऑफिसर्स आके बैठे स्क्रीनिंग में, जब स्क्रीनिंग में क्या होता है स्टोरी लिखोगे उसके बाद वो नरेट करनी होती है। तो साहब जब बोलने की बारी आई ना और उसने कहा कि चलिए जेंटलमैन लेट्स स्टार्ट, तो सब एक दूसरे के मुंह को देख रहे, और पसीना, व्हाइट शर्ट थी मेरी, क्योंकि हमें बोला गया था कि व्हाइट शर्ट और ये वो सो, पसीना इस तरीके से टप 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 टप, और मुंह से पसीना, और वो कह रहे बच्चों क्यों डर क्यों रहे, क्या दिक्कत है तुम्हें। मैंने कहा नहीं नहीं हम कहा डर नहीं ना। और चेहरे से लाल हो रहा हमारा चेहरा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एनडीए में कॉन्फिडेंस ज्यादा जरूरी है, नॉलेज नहीं। और वो लड़का जैसे ही बोला वो ही बोलता रहा, वो इस तरीके से बोला, इतना कौन, और जब वो बोला ना यस जेंटलमैन आई वांट टू से, उसमें एक स्टोरी ये थी कि एक लड़का कुछ नीचे से उठा रहा था, पीछे धुआं निकल रहा था झोपड़ी में। अब हमने तो पता नहीं क्या क्या बना दिया था। अच्छा स्टोरी बनाना वहां इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो नरेट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें तो ये लगा कि हमारी स्टोरी गलत ना हो जाए, तो हम मतलब डर चुके थे पूरी तरीके से। और इवन मेरे में रिमकॉलियंस भी था, वो नालायक, मैंने उसको बाद में गालियां भी दी, मैं कहा चल मैं तो ठीक है, तू क्यों डर रहा था। तो भाई वहां सबकी हालत खराब होती है। और उस लड़के ने तुरंत एक, मतलब तुरंत, यस जेंटलमैन आई वांट टू से दिस, और उसको मतलब समझ रहे हो ना, जैसे वो विलेन होता है, साउथ साउथ का विलेन होता है, आई वांट टू से दिस जेंटलमैन आई वुड लाइक टू से, वुड यू प्लीज टेल मी सम आई माय ओपिनियन। पर उसकी बात बहुत बाद में समझ में आई, वो इनिशिएट भी कर रहा था और दूसरों का साथ भी लेना चाह रहा था, लेकिन जब कोई बोल ही नहीं रहा था, आई वांट टू से डू यू एग्री विद माय पॉइंट्स एंड अदर। मैंने कहा ये तो सबसे पहले बाहर होगा, कम से कम हम इसलिए तो सो जाएंगे कि हम चुप बैठे थे, कुछ गलत ही नहीं बोला हमने। लेकिन ना बोलने वाले तो सबसे पहले कान, भाग यहां से, किक पैर पड़ती है ना बोलने वाले का मतलब। तो भैया हमें लगा ये बाहर होगा, और हमारे उस जितने भी हम उस ग्रुप में स्क्रीनिंग वाले में थे, वो स्क्रीनिंग वही रिकमेंड हुआ। और हम, क्योंकि मेरा पहले वाला जो था मैं स्क्रीनिंग आउट हो गया था फर्स्ट वाले में, और जैसे ही हम बाहर हुए, तो जब उधर से लाते हैं ना रेलवे स्टेशन से, तो ऑफिसर की तरह लाते हैं। जब आउट हो जाते हैं तो पता क्या करते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्टर आते हैं, और वो इंस्ट्रक्टर ऑफिसर रैंक के नहीं होते, वो फौजी ही होते हैं। मतलब ऐसी ऐसी गालियां उन्होंने दी, बोला 2 मिनट के अंदर अंदर अगर कमरे से बस में मुझे, बस भी कहाँ, ट्रक, अगर मुझे ट्रक में सामान नहीं मिला, गालियां समझ रहे हो, ये कर दूंगा वो। और एक दो जो था वहां रो रहे, बोला रो रहा है तू फौज में आए। भाई इतनी गालियां उन्होंने दी, अब वहां समझ नहीं आ रहा था अपना दर्द छुपाएं। और मैं एक बात नोटिस कर रहा, मैंने कहा यार जब आए थे तो तब तो जब आए थे ना तो बहुत चेकिंग से, जेंटलमैन
ये जेंटलमैन सीट नंबर, जेंटलमैन, जेंटलमैन कहाँ चले गए? जैसे फौज में भर्ती में नहीं होता, पहले तो ठीक है और बाद में तो पीछे से डंडा पड़ता है। हाँ है, इज्जत इतनी खराब हो गई, मैं कहा बैठ लो, अगर दो चार लग गए ना तो और बेइज्जती हो जाएगी। और भाई साहब वहां से निकले, रेलवे स्टेशन पे ऐसे पटका, रेलवे स्टेशन पहुंचते बोला 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में ट्रक खाली हुआ ना, बोला तुम बहुत काम है हमें, चलो जल्दी फटाफट। तो भाई 1 मिनट के अंदर अंदर ट्रक खाली हुआ, और हम जैसे होते हैं ना कि इनको बेवड़े हो या कुछ भी बहुत बुरे, इनको फेंक दो। तो रेल, अब हम वहां अपने बैग लेके, कोई रो रहा है कुछ, और पूरा भोपाल स्टेशन जो है वो भीड़ से भरा हुआ, अब लोग हमें देख रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बेइज्जती हो रही है। तो अच्छा, उधर से आते तो रिजर्वेशन करवाते हैं कुछ लड़के, हमने तो अपना रिजर्वेशन भी भूल गए। हमने कहा ट्रेन के वैसे ही अरे कहीं मालगाड़ी में चढ़ लो, 2 दिन में पहुंचेंगे, 4 दिन में कोई कोई मतलब नहीं है, मैं कहा यहां से निकल लो। तो हम एक ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए, और उस डिब्बे में सारे हम ही थे लड़के, और भाई कुछ रो रहे थे, कुछ एक दूसरे को संभाल रहे थे। तो हमने सोचा, मैं कहा भाई ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मैं कुछ गा बजा लेते हैं, क्योंकि दर्द कम करना था। तो हमने गाना बजाना स्टार्ट किया, भैया पूरा डब्बा शुरू हो गया। तो खैर उस समय हमारी जर्नी जो थी, क्योंकि हम अपने आप को कूल कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। और सोल्जर ना हमेशा ऐसा ही होता है, फौज में भी लड़ता है, रोता है, अपने आसपास साथियों को सेक्रीफाइस करते देखता है, शहीद होते देखता है, लेकिन अपना दर्द छुपा के बैठा रहता है। तो ये हमेशा से जर्नी फौज की ऐसी होती है। तो बस इसके बाद क्या हुआ, फिर हम दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद हमने हिम्मत करने की सोची कि हम बताएं, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाए। तो वहां से बस में आए, फोन आया, नहीं हुआ हमारा। तो हमें इतनी गालियां मिली, हमने सोचा भी नहीं था। मैं कहा यार 2 दिन पहले तो लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट हो रही थी, आज ये लेफ्टिनेंट कहाँ चला गया भाई। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैं कहा मैं घर जाऊंगा सिर्फ बैग लेने के लिए, और बस मुझे जितने मैं बैग लेने जाऊं इतने भगवान कोई कुछ ना बोले, प्लीज एक और रिक्वेस्ट है, और मैं यहां से निकल जाऊंगा, और मैं कभी लौटूंगा नहीं जब तक मैं रिकमेंड नहीं हूँ। और मेरे साथ वही हुआ कि मैं जैसे ही बस अड्डे पहुंचा, और मुझे भेड़ियों की तरह लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि खबर पहले ही पहुंच चुकी थी कि भाई बाहर हो गया। फिर वही बातें शुरू हो गई, अरे एनडीए ऐसी, लेफ्टिनेंट ऐसे ही थोड़ी बनते, पेपर पास कर लिया, ये वाली बात। तो मतलब मैं हर जिंदगी की वो हर चीज में देख रहा था, और वो मुझे दिखाई दे रहा था कि लोग कैसे अपने अपने विचार बदलते हैं। तो मुझे ये बात समझ में आई कि यार लोगों का तो छोड़ो, तुम मुझे लक्ष्य उस पर अड़े रहो। तो मैंने वहां से, फिर मुझे घर वालों ने बोला तेरे से कुछ नहीं होगा ना, हम तुझे पैसे देंगे, तेरे बस की कुछ नहीं है, तुझे यहाँ करना है, जो करना है कर ले, नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैंने ये बोल दिया था, मैं कहा अब तो लड़ाई इसी बात की है कि मैं अब यहीं जाऊंगा, अब मेरे को एनडीए जाना है, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट और भी बचे हुए थे। फिर आया, मैं छोड़ के आ गया, फिर रिटर्न दिया, फिर बाहर, और बस फिर तो रिटर्न बाहर की जिंदगी चलती रही। और घर वालों ने खैर उस समय कुछ समय के लिए साथ भी छोड़ा, ऐसी बात नहीं। और साथ लेकिन उन्होंने इसलिए नहीं छोड़ा, उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि ताकि वो ये घर से मतलब वापस लौट आए। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे वापस नहीं लौटना, और वही हुआ। लगभग 2 साल तो ऐसे भी हुए कि मैं घर वापस ही नहीं गया। होली होती थी, दिवाली होती थी, बस रोती थी तो मेरी माँ रोती थी कि बेटा इस बार ये त्योहार है, आ जा इस बार। मैंने कहा नहीं, किस मुंह से आऊं बताओ, क्या करके आऊं, कैसे आऊं। और जब मैं इंडिया का लास्ट अटेम्प्ट में बाहर हुआ ना, तब मैं आखिरी बार रोया था। और मैंने उस दिन ये सोचा था कि अब मुझे जिंदगी की कोई भी खुशी मिल जाएगी ना, तो बस वो एक जीना है। लेकिन होता है ना कि हाँ, अंदर, क्योंकि कहते हैं ना प्यार एनडीए होता। उसके बाद मैंने सीडीएस दिया, मुझे मजा नहीं आया। अब आप बोलोगे सर फौज में थी तो क्यों नहीं गए। देखो एक चीज होती है ना, मुझे वही चाहिए था। अब ऐसे तो फिर बाद में एसएससी निकाला, मर्चेंट नेवी वो निकाला, ये निकाला, वो पेपर दिया, ये, और चाहता तो मैं, जब मैं इतने साल से लगातार पढ़ा रहा हूं तो पढ़ के निकाल लेता पेपर, क्योंकि मैं तो उस उम्र में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था फर्स्ट में। लेकिन मेरे को था कि मैं अगर कल को आई है कुछ, अरे कुछ नहीं है। बात तो वही थी कि वहीं वहीं जाना है, वहीं वो स्पेशल ट्रेन जो है ना उसमें ही बैठना है। तो फिर मैंने एक बात सोच ली थी, मैं कहा नहीं अब तो छोड़ो, जो होगा अब जो जिंदगी में जहां ले जाएगी वहां कर लेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, उथल पुथल, ये सब कुछ, तो ये एक हिस्सा है। हालांकि उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट, फिर थर्ड, उसकी भी अलग अलग कहानियां हैं। लेकिन ये मेरी जिंदगी का वो पार्ट था कि जहां मैंने अपवाद में एक बड़ा स्ट्रगल किया था। कर दें भाई बेटा शुरू, कहानी को शुरू कर देते हैं।